चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक टर्म जो फाउंडेशन में कवर्ड आपने करी हुई है उन्हीं को डिस्कस करा, जिसमें हमारा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और लास्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें किसी को कोई डाउट था? बोलिए। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि हम बेटा सीएम में जो इतनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, आखिर इसको हम इतना पढ़ने के बाद सर रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा, एक तो इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज के अंदर, और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज के अंदर। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि सर्विस कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कौन सी कंपनी इंडिया में ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस? चलिए, कितने बच्चे कहते हैं सर्विस? हैंड रेस करें। एक, दो। इतना शर्माते क्यों? बाकी बच्चे कितने कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है? चलिए बेटा, अगर हम बात करें ना सर्विस की, तो बेटा सर्विस के अंदर क्या क्या आता है? रेलवे, मेट्रो, इंडियन रेलवेज क्या कर रही है बेटा? हमारे को सर्विस देती है। एयरलाइंस क्या कर रहा है बेटा? सर्विस देती है। ट्रांसपोर्ट वाले, डीटीसी बस जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या दे रही है? सर्विस। आप बेटा किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सर्विस। आप किसी होटल में जाओ, क्या मिलेगा? सर्विस। आप एजुकेशन लाइन में जाइए, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर में क्या मिलता है बेटा? सर्विस मिलेगा आपको। आप सिनेमा हॉल में जाइए, क्या मिलता है बेटा? इंटरटेनमेंट सर्विसेज। सबसे पहले बेटा ये चीज समझना कि आपने बोला कि सर सर्विस, जिन बच्चों ने बोला सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ज़्यादा है, तो सबसे पहले बेटा हमारा डिफरेंस होता क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस कंपनी के बीच में? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेटा कुछ ना कुछ गुड्स बनाकर सेल करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या है बेटा? गुड्स बनाकर सेल करना। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का काम गुड्स बनाकर सेल करना नहीं है, सिर्फ क्या देना है? अपनी सर्विसेज देना है। यहाँ पे आप रेलवे में जाओ, मेट्रो में जाओ या इंडियन रेलवेज, क्या रेलवे वाले कहते हैं आओ हमारे ट्रेन का इंजन ले जाओ, बोगी ले जाओ, ट्रैक ले जाओ? क्या दे रहे हैं? सर्विस। एयरलाइंस वाले कहते हैं कि आप हमारा एरोप्लेन ले जाओ, पायलट ले जाओ, चलो एयर होस्टेस उठा के ले जाओ, कहते हैं वैसा? नहीं बेटा, क्या दे रहे हैं? सर्विस देते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, क्या वो कहते हैं कि आप हमारे इक्विपमेंट ले जाओ या वो पेशेंट का बेड ले जाओ, चलो डॉक्टर को ले जाओ उठा के घर में? क्या दे रहे हैं वो बेटा? सर्विस देते हैं। ऐसे ही आप सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा हॉल वाले क्या कहते हैं? आप हमारी स्क्रीन ले जाओ, चेयर ले जाओ उठा के, क्या कहते हैं वो बेटा? वो सर्विस दे रही है। कौन सी? इंटरटेनमेंट, जिससे आपका इंटरटेनमेंट हो, माइंड फ्रेश हो जाए। तो बेटा यहाँ पे ये कुछ हमारी क्या है इंडिया में लिमिटेड सर्विस कंपनीज हैं। इसके अलावा जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रही है। तो दीज आर लिमिटेड। बट इसके अलावा हमारी आई जो कुछ भी देख रही है बेटा दूर दूर तक, वो सब क्या है? मैन्युफैक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल मैन्युफैक्चर, लैपटॉप मैन्युफैक्चर, प्रोजेक्टर, एसी, फैन, सब क्या है? मैन्युफैक्चर है। तो बेटा हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सर्विस प्रोवाइडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा है, सर्विस कंपनी लिमिटेड है, तो आपके हिसाब से बेटा ये रेशो कितना होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी और हमारा 100 में से मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा और सर्विस कितना होगा? बोलो।
मैन्युफैक्चरिंग 4, सर्विस 1, 4:1 का रेशो, 80-20 का रेशो, अप्रोक्स यही होगा। 80 से 90 के बीच में आपको क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और 10 to 20% सर्विस कंपनी। अब बेटा जब आप सीएम में बन जाओगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन बेटा ज्यादातर किस कंपनी में करने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादा है तो ऑब्वियस है आपको जॉब भी कहां मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो आपको एप्लीकेशन ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो अब आप एक बात बताओ, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट निकालोगे तो बेटा आपको पढ़ाई मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ज्यादा करानी चाहिए या सर्विस के हिसाब से, सर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ज्यादा करानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस है हमारे कि हमारी जॉब कहां लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। तो इसी चीज को बेटा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सिलेबस को बनाया गया है। हमारे सिलेबस में बेटा 80 to 90% बेटा हमारा जो सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और रिमेनिंग 10 to 20% कहां से है बेटा, सर्विस से। तो हमारे सिलेबस का डिजाइन भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखकर ही किया गया है। तो आप बताओ बेटा पहले कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, सर पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग का बेटा, पहले हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग का। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो बेटा ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है बेटा, इसका नाम है मान लो रामलाल, रामलाल। रामलाल केबीसी में गया, इसको वहां से कॉल आ गया, केबीसी में गया, पार्टिसिपेट करा, और इसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, वहां से जीत के आ गया कितना, 7 करोड़, 7 करोड़ इसने जीत लिए। अब रामलाल के पास कितना पैसा आ गया, 7 करोड़। अब इस 7 करोड़ में से पहले इसने क्या करा, पहले इसने क्या करा बेटा, मान लो इसने क्या करा, प्रॉपर्टी खरीद ली, फ्लैट वगैरह खरीदे, 2 करोड़ तो खर्च कर दिया। अब बचा कितना, बैलेंस इसके पास अभी भी है, इसके बैलेंसिंग फिगर कितना, 5 करोड़। अब जिसके जेब में 5 करोड़ हो, दिमाग तो बेटा बहुत सारे आइडियाज देता है, देखो दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो गए, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, तो अपने आप ही हेयर स्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है जिसकी जेब में पैसा हो तो। अब बेटा इसके पास बहुत सारे आइडियाज आने स्टार्ट हो गए। अब इसके मन में आया कि मेरे पास आज पैसा तो है, क्यों ना मैं भी क्या करूं, कोई बिजनेस करूं, और बिजनेस करके मैं भी टाटा, अंबानी, अडानी इनकी तरह नाम बनाऊं। इसके मन में आ गया कि मेरे पास आज कितना पैसा है, 5 करोड़, तो मैं इस 5 करोड़ से कोई ऐसा बिजनेस शुरू करता हूं कि जो मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्या देगा, प्रॉफिट देगा, और मेरा एक दिन नाम होगा किसकी तरह, टाटा, अंबानी, अडानी की तरह। अब इसने बड़ा आदमी बनने की सोचा कि आज पैसा है तो क्यों ना बिजनेस करके क्या बना जाए, बड़ा आदमी। अब बड़ा आदमी बनने के लिए इसने टाटा, अंबानी, अडानी की क्या करी, हिस्ट्री खंगालनी शुरू करी। जब इसने इनका इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री निकाली, तो इसने देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके ही इन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया है। तो इसके भी मन में आ गया कि ये 5 करोड़ से क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगा। इसके भी मन में आ गया कि ये 5 करोड़ से क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगा। अब बिजनेस कौन सा करें, तो बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद रामलाल ने मान लो डिसाइड करा कि ये क्या करेगा, गारमेंट का बिजनेस करेगा, गारमेंट के बिजनेस से स्टार्ट करेगा। और उसमें भी क्या बनाएगा बेटा, ये मान लो ये बनाएगा, पहले सिर्फ इसने एक ही प्रोडक्ट ऐड ऑन करा, मान लो इसने कहा मेरी कंपनी में क्या बनेगी, जींस बनेगी, ब्रांडेड जींस आती है, पीटर इंग्लैंड वगैरह बहुत सारी, तो वो सब क्या है बेटा, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके मन में आ गया कि मैं 5 करोड़ से क्या करूंगा,
जींस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करूंगा। अब मन में तो आ गया कि मैं बिजनेस करूंगा। क्या बेटा इस रामलाल को बिजनेस करने के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं। मिडिल क्लास से था, केबीसी में गया, पैसा कमा लिया, बस पैसा था तो मन में आ गया क्या करें, बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस करने के लिए इसको कोई नॉलेज नहीं है। अब इसने क्या करा बेटा, इस रामलाल ने बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट बुलाए, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट बुलाए और उन्हें बताया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, किसका, जींस का। और ये भी बता दिया कि मेरे पास खुद का क्या है, प्रीमाइसिस है, हम इस प्रीमाइसिस के ऊपर बिजनेस खोल सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना प्रीमाइसिस परचेज कर चुका हूं। फिर इसने बोला रामलाल ने कॉस्ट अकाउंटेंट से कि अब मेरे को बिजनेस ओपन करना है जींस मैन्युफैक्चरिंग का, बट मेरे को बिजनेस सेटअप लगाना, बिजनेस चलाना, कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना नहीं आता है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूं, तो आप मेरी हेल्प करना कि मैं बिजनेस को किस तरीके से सेटअप करूं और कंटिन्यू करके ग्रो करूं। अब बेटा आप सभी को बेटा, बच्चों कॉस्ट अकाउंटेंट आप सभी हो बेटा, आप सभी को मान लो हायर कर लिया किसने, रामलाल ने। रामलाल ने आपको हायर करा और बोला मेरी हेल्प करो किसमें, मेरे बिजनेस को सेट कराने में, मेरा सेटअप तैयार करो, बिजनेस सेटअप तैयार करो। अब बेटा आप इस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको जींस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कराना है। तो बिजनेस सेटअप के लिए बेटा हमें क्या क्या चाहिए होता है सर? एक तो प्रीमाइसिस जहां पे वो बिजनेस आप करोगे वो ऑलरेडी है। इसके अलावा मशीन्स चाहिए सर, रॉ मटेरियल चाहिए सर हमें लेबर भी चाहिए, और अदर एक्सपेंस चलाने के लिए सर, करने के लिए कैश भी चाहिए। कैश भी बहुत है, कैश तो बहुत है, खर्चा पे कर सकता है। बस आपको ये तीनों में से आपको क्या करना है, इस रामलाल को ये तीनों आपको क्या करना है, अरेंज करके देना है। अब बेटा आप बताओ एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट सबसे पहले आप क्या परचेज करवाओगे रामलाल को, मशीन, रॉ मटेरियल या लेबर का अपॉइंटमेंट? चलो कितने बच्चे कहते हैं रॉ मटेरियल, हैंड रेस करो। और कितने बच्चे कहते हैं मशीन्स? और कितने बच्चे कहते हैं सर लेबर? चलो अब ध्यान से सुनना, पहले आ जाते हैं बेटा किसके पास, रॉ मटेरियल वालों की पास, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने हैंड रेस करा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है गवर्नमेंट बनाने की, जिसके पास मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी है बेटा हमारे पास किसके पास, रॉ मटेरियल। चलो बेटा प्यारे प्यारे कॉस्ट अकाउंटेंट, रामलाल ने बोला चलो सर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बस ये बताओ खरीदना कितना है, कितना क्वांटिटी खरीदें। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या होगा बेटा, जींस के लिए फैब्रिक, कितना मीटर खरीदें बोलो। चलो आपने बोला है ना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कितना मीटर खरीदें, 1000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, बोलो। अगर सीएम में को उस रामलाल को इतनी नॉलेज होती तो फिर तुम्हें काहे को रखा था। अब देखो चलो, अब एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर ये जो फैब्रिक है ना सर, हम उतना खरीदेंगे सर जितना हमें प्रोडक्शन करना होगा। अब प्रोडक्शन कितना करना है, तो चलो ये रामलाल आपकी हेल्प कर रहा है, कह रहा है लो मेरे को 10,000 जीन्स बनानी है, फर्स्ट मंथ में कितनी बनानी है, 10,000 जीन्स। आपका आधा काम रामलाल ने क्या करा बेटा, खत्म कर दिया, आपके लिए हल्का कर दिया कि बता दिया 10,000 जीन्स बनानी है। लो अब कितना खरीदोगे, 1,000 मीटर, 5,000, 50,000 मीटर, कितना, 30,000। कैसे लेके आना मार्केट से एक जींस, जरा मेजरमेंट करके दिखा बेटा, मेजरमेंट करके दिखा। अब देखना अगर इस बच्चे की बात मानी, 30,000 मीटर खरीद लिया और बाद में अगर कम पड़ गया तो तेरी सैलरी में से काटेगा रामलाल। एस्टिमेशन तो वो भी लगा सकता है, प्रोफेशनल का काम क्या है, एक्यूरेट। कितना खरीदे बेटा सर, ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे,
जिन बच्चों ने बोला कि सर हम पहले क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, तो मैंने पूछा बेटा कितना क्वांटिटी, तो बेटा ये कितना क्वांटिटी हम खरीदेंगे, कितना फैब्रिक खरीदेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। मैंने प्रोडक्शन भी बता दिया। अब दोबारा क्वेश्चन आया कितना खरीदें, तो बेटा सबसे पहले ना हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि एक जींस को बनाने में कितना मीटर फैब्रिक लगेगा। अब क्या बेटा सीएम में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप बेटा किसी जींस का मेजरमेंट करके बता सकते हो कितना हमारा फैब्रिक लगेगा? क्यों? क्योंकि हमारे सीएमए की स्टडी में कपड़े का मेजरमेंट करना नहीं पढ़ाया जाता। तो अभी कंपनी बनी नहीं है, सेटअप तैयार नहीं हुआ, रामलाल ने सिर्फ किसको रखा है, आपको, और बोला सेटअप तैयार करके दो, और आपने बोला क्या खरीदेंगे, मटेरियल। तो बेटा मटेरियल खरीदने के लिए पहले ये तो पता लगाओ कि एक जींस को बनाने में कितना मीटर फैब्रिक लगेगा। उसी अकॉर्डिंग से जितना एक जींस में लगेगा देन जितना प्रोड्यूस करनी है उन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 मीटर लग रहा है, तो 4 मीटर इंटू 10,000 परचेज कितना होगा, 40,000। तो बेटा हमें मटेरियल परचेज करने के लिए क्या चाहिए, एक जींस में कितना फैब्रिक लगेगा। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट इसका मेजरमेंट कर सकता है? नहीं। इसका मेजरमेंट कौन करेगा, टेलर, और टेलर इस कंपनी का क्या बनेगा, लेबर। तो यानी रॉ मटेरियल खरीदने से पहले किसको लाना पड़ेगा, लेबर का अपॉइंटमेंट होगा। तो रॉ मटेरियल तो नहीं आएगा बेटा। आ जाओ बेटा जिन्होंने बोला मशीन, चलो बेटा अब आप बताओ कितनी मशीनें खरीदे, 10, 15, 50, 100, कितनी खरीदे बताओ, 5, 10, 15, 20, 50, 100, कितनी खरीदे? प्रोडक्शन के हिसाब से चलो इनकी बात भी रखते हैं। मान लो बेटा एक मशीन एक महीने में 1,000 जींस बनाती है। अब कितनी खरीदे, 10 खरीदे, 10,000 बन जाएगा। 10 मशीन खरीद ली। अब मशीन खरीद ली तो क्या मशीन अपने आप आउटपुट बनाएगी, क्या चाहिए, लेबर। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, यहां पे जो लेबर है वो कौन है बेटा, सर जिसे हम क्या बोलते हैं, टेलर, मास्टर जी। अब आप मुझे बता दो बेटा, आपकी सोसाइटी के अंदर या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव इस टेलरिंग का कोर्स कर रहा है? क्या कोई टेलर बनना चाहता है? बोलो, है कोई नोन में? आज की डेट में बेटा हर कोई इंसान क्या करना चाहता है, पढ़ लिख के टाई लगा के आराम से कंपनी में लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहता है। तो आज की डेट में बेटा कोई भी टेलरिंग का काम नहीं सीख रहा, मींस आज की डेट में मार्केट में जाओगे ना तो आपको ये टेलर मिलेंगे ही नहीं। तो नाउ टेलर हमारी जो लेबर है बेटा वो क्या हो चुकी है, शॉर्ट सप्लाई में है। वो आज क्या है, शॉर्ट सप्लाई में है। तो अगर मैंने मशीनें खरीद ली 10, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 10 टेलर मिले ही ना, मान लो 6 ही मिले, तो देन 4 मशीनें क्या हो गई, बेकार हो गई, ऐसी पड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो बेटा आज की डेट में सबसे पहले किसका अरेंजमेंट करो, लेबर का। जितनी लेबर है उसी अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग मशीन खरीदो। फिर टेलर आपको बताएगा एक जींस को बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, जितना बनाना है उतना मीटर फैब्रिक परचेज कर लो। तो रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए भी क्या चाहिए, लेबर। मशीनें खरीदनी है उसके लिए भी क्या चाहिए, लेबर। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर बेटा आप किसका अपॉइंटमेंट करोगे, लेबर का करोगे। तो बेटा हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग से। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, कहां से बेटा, लेबर कॉस्टिंग से। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलिए। आइए बेटा, अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्टिंग। हमारा पहला चैप्टर है बेटा लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग, लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग। लो बेटा आपका यहां से इंटरमीडिएट का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितना भी डिस्कशन था ये ऑलरेडी आप फाउंडेशन के अंदर कवर कर चुके थे बेटा।
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है बेटा, लेबर और एम्प्लॉई में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? लेबर और एम्प्लॉई में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बेटा? लेबर को वेजेस मिलता है, यानी सर लेबर वो है जो डेली बेसिस पे काम कर रही है और एम्प्लॉई वो है जिसको सैलरी मिल रहा है। दूसरा बोलूं सर, लेबर वो है जो हार्ड वर्किंग कर रही है, फिजिकल वर्क कर रही है, और सर एम्प्लॉई वो है जब मेंटली वर्क कर रहा है। तो दीज क्या है, बेसिक डिफरेंस है हमारा। चलो बेटा, ये डिफरेंस आप जानते हो ऑलरेडी कि लेबर का मतलब क्या है, जो डेली बेसिस पे काम करता है, और एम्प्लॉय का मतलब क्या है बेटा, जो सैलरी पे काम करता है। लेबर क्या होती है बेटा, जो फिजिकल वर्क करती है, और एम्प्लॉय क्या है, जो मेंटली वर्क करता है बेटा। हमारी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दोनों का मीनिंग सेम है। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में एम्प्लॉई और लेबर में कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा। मन में आया सर ऐसा क्यों, तो उसका भी रीजन सुनना। आप सभी बच्चे जानते हो बेटा, हमारी जो इंग्लिश है ना, वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, एडवांस हो रही है। डेली नए नए वर्ड्स हमारी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। हमारी इंग्लिश डे बाय डे क्या हो रही है बेटा, एडवांस होती चली जा रही है। अब हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना बेटा, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ था 18 सेंचुरी में। कॉस्ट अकाउंटिंग कब आई थी, 18 सेंचुरी में। तो बेटा 18 सेंचुरी की जो इंग्लिश होगी, क्या वो आज के जितनी एडवांस होगी? नहीं। तो हो सकता है बेटा 18 सेंचुरी के अंदर ये एम्प्लॉय वर्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि हमारी इंग्लिश डे बाय डे क्या हो रही है, इंप्रूव्ड हो रही है, एडवांस हो रही है। क्यों? क्योंकि डेली नए नए वर्ड ऐड हो रहे हैं। तो जो डेली ऐड हो रहे हैं, तो वो वर्ड जो आज ऐड होंगे उनका एग्जिस्टेंस तो आज से ही आएगा। तो हो सकता है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ 18 सेंचुरी में, हो सकता है एम्प्लॉय वर्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। तो अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो उस टाइम पे फिर क्या वर्ड चलेगा, लेबर। तो कोई अगर फिजिकल वर्क कर रहा है या मेंटली वर्क कर रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, लेबर बोला जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय वर्ड, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ 18 सेंचुरी में, उस टाइम पे एम्प्लॉय वर्ड एग्जिस्ट करता था, बट उसके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी। पॉपुलैरिटी लोग किसको देते थे, लेबर को। वो कहते थे कि कोई भी वर्कर हो, चाहे वो फिजिकल वर्क करे चाहे मेंटली वर्क करे, वो कंपनी की क्या है, लेबर है। तो उस टाइम पे लेबर और एम्प्लॉय में खास फर्क नहीं था। तो 18 सेंचुरी के अंदर बेटा एम्प्लॉय वर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। वहां पे बस ये बोला जाता था कि कोई भी वर्कर चाहे फिजिकल वर्क करे चाहे मेंटली वर्क करे, उसे क्या बोला जाएगा, लेबर बोला जाएगा। तो उस टाइम पे बेटा लेबर और एम्प्लॉय के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया, और वही कॉस्ट अकाउंटिंग आज तक चली आ रही है, जिसकी वजह से आज भी कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा लेबर और एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है, सेम है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी? अब बेटा इस चैप्टर का नाम ही क्या है, लेबर या एम्प्लॉय कॉस्टिंग। तो पहला टर्म आता है बेटा कि लेबर किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ लेबर क्या है, मीनिंग ऑफ लेबर, मीनिंग ऑफ लेबर या फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या फिर लेबर किसे कहते हैं बेटा, कोई बताएगा? मीनिंग ऑफ लेबर या फिर एम्प्लॉय किसे कहते हैं बेटा, एम्प्लॉय या लेबर? हाँ जी, क्या बता रहे थे बेटा? जो फिजिकली और मेंटली वर्क करे किसी चीज के लिए, वो लेबर है। ओके, अच्छा अब देखो इन्होंने आगे एक्सटेंशन जोड़ा, जुड़ते जुड़ते क्या होगा, डेफिनेशन आ जाएगी। इन्होंने बोला फिजिकली या मेंटली जो वर्क कर रहा है वो लेबर है। उसने कहा उसके बदले जो फिजिकली मेंटली वर्क कर रहा है उसके बदले वो क्या लेता हो, वेजिस लेता हो, तो वो क्या है, लेबर है। वेजिस या सैलरी वो लेबर है। और कोई बच्चा, और कोई जिसके मन में कुछ अलग से आ रहा हो? हाँ बेटा, अनमोल,
हाँ जी, हाँ बेटा, राहुल नाम बताया ना? हाँ बेटा, हाँ जी, कुछ तो बोलो, भारत माता की जय को छोड़कर। हाँ जी, वही चीज हो गया, वो वर्क कर रहे हैं तो वर्क फिजिकल होगा या मेंटली होगा, अगेंस्ट वेजिस होगा। वही तो ये बोल रहे हैं कि मेंटली या लेबर क्या होगा, मेंटली या फिजिकल वर्क करता हो अगेंस्ट किसके, वेजिस या सैलरी। यानी पैसा लेके वो क्या कर रहा है, फिजिकल या मेंटली वर्क कर रहा है, उसे लेबर कहा जाएगा। ऑल आर एग्रीड, या कोई है जो इससे एग्रीड ना करता हो? हाँ जी, आप चार, थर्ड रो, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। चलो बेटा, अब इन्होंने जो बोला ना, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने जो बोला ना वो आपका 11th 12th फाउंडेशन के लेवल से ठीक है। इन्होंने बोला अगर कोई पर्सन फिजिकली या मेंटली वर्क कर रहा है फॉर किसके लिए, वेजिस के लिए, तो वो लेबर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। मैं फॉरेन से इंडिया आया और मेरी फ्लाइट ने लैंड करा आईजी एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। फ्लाइट लैंड हुई, मैं बाहर आया, मैंने एक कुली को बुलाया और बोला मेरा लगेज उठा के, वो मेरी गाड़ी खड़ी है वहां तक पहुंचा दो। कुली आया, उसने लगेज उठाया, फिजिकल वर्क करा, उठा के मेरी गाड़ी में रख दिया। मैंने उसको क्या दिए, पैसे। अब आप बताओ क्या वो कुली मेरी लेबर है? क्या कुली मेरा लेबर इंप्लॉई है? वो नहीं है। तो ये कहना कि पैसे के बदले, वेजिस के बदले अगर कोई मेंटली फिजिकल वर्क कर रहा है वो इंप्लॉई है, तो ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको कुली का, वो क्या कर रहा है मेरे लिए, पैसे के लिए, वेजिस के लिए क्या कर रहा है, फिजिकली वर्क कर रहा है, लेकिन वो मेरा इंप्लॉई नहीं है बेटा। तो इंप्लॉई या फिर लेबर कहते किसे हैं? बहुत कॉमन सा वर्ड पूछ रहा हूँ, जो हर कोई बोल देता है ये तो इंप्लॉई है, ये इंप्लॉयर है। ये क्या होता है इंप्लॉई? चलो बेटा, अब ध्यान से समझना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो बेटा होंडा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है होंडा, और आप फ्यूचर में सीएम में बनने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तो आप क्या करोगे, डेली इस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और काम करोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे। काम भी किसके लिए करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहां जाके क्या पर्सनल काम कर सकते हो? नहीं। तो आपने सीएम में बनने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, हर कोई वो पर्सन या इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर इंप्लॉई कहा जाता है। तो लेबर और इंप्लॉई के लिए बेटा उसका वर्क मेंटली चाहे फिजिकली क्या कहां पे होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। जैसे आजकल होता है वर्क फ्रॉम होम, तो आप काम किसके लिए कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कोविड से पहले ऑर्गेनाइजेशन में जाके करते थे, तो आप काम कहाँ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसे बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। तो बेटा एम्प्लॉय के लिए जरूरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का होना, कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा हो, का वर्क कर रहा हो, काम कर रहा हो बेटा। अब बेटा ध्यान से देखना, मान लो बेटा मेरी मेरी पर्सनल, मान लो बेटा अज्यूम कर लेना मेरी मिठाई की दुकान है, तो मेरी दुकान पे बेटा मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, हल्दीराम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो हल्दीराम मेरी है बेटा, तो
मेरी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, और उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो मेरे क्या है बेटा, एम्प्लॉई या फिर वर्कर है। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने यहां पर होंडा की जगह एग्जांपल किसका ले लिया, हल्दीराम का ले लिया। यहां पे मान लो मेरी है बेटा हल्दीराम, तो मेरी हल्दीराम की क्या है बेटा, खुद की शॉप्स है। अब मेरी शॉप्स में क्या होता है, सर आपको स्वीट्स नमकीन मिलती है यहाँ पे, तो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे मेरे क्या है बेटा, लेबर है या एम्प्लॉई है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप काम करोगे तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर एम्प्लॉई कहलाओगे। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी हल्दीराम मेरा मान लो मिठाई की शॉप है मेरी, मेरा जो आउटलेट है उसमें सिर्फ स्वीट्स बनती है, मिठाई बनती है। तो बेटा जो लोग मेरी दुकान पे काम कर रहे हैं, मेरे रिटेल आउटलेट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो सारे मेरे क्या है बेटा, एम्प्लॉई या लेबर है। अब ध्यान से सोचो, जो लोग ये मान लो ये लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं मेरे पास जो मेरे इस आउटलेट में काम कर रहे हैं, तो ये मेरे क्या है बेटा, लेबर या फिर एम्प्लॉई है। अब बेटा ये जो मेरे आउटलेट पे काम कर रहे हैं, ये काम क्या करते होंगे, इनके पास क्या काम होगा, सर आपकी दुकान पे मिठाई की दुकान है, तो आपकी दुकान पे 2 चीजें होती हैं, एक तो मिठाई बनती है और दूसरा मिठाई सेल होती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये वर्कर को मैं मिठाई बनाने में लगाऊं या बेचने पे लगाऊं। सर एक काम करते हैं, इनको ना काउंटर पे बिठाते हैं, आप बेचो और सर आप चले जाओ मिठाई बनाने। सर आप चले जाओ कहां पे, मिठाई बनाने। या मैं खुद काउंटर पे बैठूंगा और इनको क्या बोलूंगा, मिठाई बनाओ। क्या बोल करूंगा बेटा, खुद जाऊंगा मिठाई बनाने या काउंटर पे बैठूंगा, काउंटर पे बैठूंगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 3 लोग मेरी दुकान पे काम कर रहे थे, तो बेटा हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो उसकी एम्प्लॉई है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, सर ये मिठाई बना रहे हैं। तो बेटा मेरी मिठाई बन रही है, मेरी दुकान में मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेटा हर कोई वो पर्सन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर एंगेज्ड है, वो मेरा एम्प्लॉई या फिर लेबर है, वो मेरा एम्प्लॉई या फिर लेबर है। बेटा ध्यान से सोचो बेटा, लेबर का मतलब क्या बताया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो। मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोली हल्दीराम, मेरे यहाँ पे मिठाई बनती है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, एम्प्लॉई है। काम क्या करेंगे वो लोग, सर आपकी दुकान में क्या बनता है, मिठाई, तो वो लोग क्या करेंगे, मिठाई बनाने में प्रोडक्शन के अंदर एंगेज होंगे, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इसका मतलब हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंगेज्ड है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। क्या बोला मैंने, हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल था। ये हल्दीराम का एग्जांपल बेटा, हल्दीराम की शॉप मेरी है और मेरी दुकान पे अगर ये 3 लड़के काम कर रहे हैं, तो ये तीनों मेरे क्या है बेटा, लेबर है। क्यों, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, लेबर है। अब ये काम कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनका काम क्या है बेटा, इनका काम क्या है, सर स्वीट मैन्युफैक्चर करना, मिठाई बनाना। मतलब ये दिन भर एंगेज रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो बेटा हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, लिखो बेटा लेबर का क्या मीनिंग निकल कर आया अभी तक, लेबर का बेटा अभी तक क्या मीनिंग निकल कर आया, लिखो लेबर मीन्स human resources employed in an organization.
लेबर मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच पार्टिसिपेट in production process. Labor means human resources employed in an organization which participate in a production process. तो लेबर का मतलब बेटा हर एक उस इंसान से है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, और काम क्या करेगा बेटा, वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हर कोई वो पर्सन जो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। बोलो डेफिनेशन में यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब बेटा जितनी मैंने डेफिनेशन लिखवाई है अभी तक, जितने भी मैंने आपको ये समझाया है, मैंने क्या समझाया बेटा अभी तक आपको, कि हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड है या पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। अब जितनी डेफिनेशन मैंने लिखी है और जितनी डेफिनेशन मैंने समझाई है बेटा, उसी के बेस के ऊपर आप मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा होंडा, क्या करती है सर, बाइक और एक्टिवा वगैरह बनाती है। लो कार भी ले लो सर, कार कैसे छोड़ दो उसकी, होंडा सिटी, CRV, WRV, पता नहीं कितनी आ गई अब तो लो बेटा, ये होंडा कंपनी है, क्या कर रही है बेटा, बाइक एक्टिवा प्लस कार बना रही है। तो बेटा यहां पे ना ये बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ये बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो इस एक्टिवा, बाइक और कार के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। मतलब ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये लोग जो हमारे एक्टिवा, बाइक, कार बना रहे हैं, ये लोग कंपनी के एम्प्लॉय है या नहीं है सर? ये तो लेबर और एम्प्लॉय है सर, ये तो है, बट मेरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं था, ये तो है, कोई भी बता देगा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने बोला कि ये सभी लोग एंगेज्ड है किसमें, इनके प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर। अब इन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज कर रखा है, तो मैंने बताया था हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बोलेंगे, लेबर या एम्प्लॉय। तो ये तीनों लोग तो लेबर और एम्प्लॉय है बेटा किसके, होंडा के। बट मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, अब ध्यान से सुनना। एक पर्सन यहां पे, ये है बेटा हमारा एक पर्सन जिसका नाम दे देते हैं CM में। यहां पे एक पर्सन मान लो ये है मिस्टर X, CM में क्वालिफाइड है। CM में X, मिस्टर X, इन्होंने क्या करा बेटा, होंडा कंपनी ज्वाइन कर ली, होंडा कंपनी ज्वाइन कर ली। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जितना मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाया है, एज पर द गिवन डेफिनेशन, क्या ये CM में इस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या एम्प्लॉय है या नहीं है? कितने बच्चे कहते हैं नहीं है, और कितने कहते हैं, बेटा पूरे हाथ उठा लो ना, मेरे को यहां तक कैसे दिखाई दे, कितने कहते हैं नहीं है? पहले तो नहीं है वाले उठा लो, स्टेट हाथ उठाओ ना, देखो मैं तो दोनों उठा देता हूं। और कितने कहते हैं? तो है के वाले तो ज्यादा है। चलो बेटा, जिन्होंने बोला कि ये लेबर या एम्प्लॉय है वही आ जाए पहले। कैसे है बेटा ये? अब देखो मैंने क्या समझाया अभी तक, गिवन डेफिनेशन में हर कोई वो पर्सन या हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या बोलूं प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंगेज्ड हो, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या एम्प्लॉय कहा जाएगा। बेटा मैंने बोला हर कोई वो इंसान जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड है,
क्या बेटा सीएम में भी इनकी तरह टूल्स उठाकर जाएगा प्रोडक्शन करने? क्या वो प्रोडक्शन में एंगेज्ड होगा? बोलो, प्रोडक्शन में एंगेज्ड होगा? नहीं। तो फिर अगर वो प्रोडक्शन में एंगेज्ड नहीं है तो मैंने जितनी अभी डेफिनेशन बताई है बेटा उसके हिसाब से तो फिर वो लेबर या एम्प्लॉय नहीं होगा। तो कैसे बोला आप लोगों ने कि सर वो लेबर या एम्प्लॉय है? वो बिजनेस के लिए काम कर रहा हो, मैंने क्या बोला, पार्टिसिपेट कहां करेगा? तो हर कोई वो इंसान जो पार्टिसिपेट कर रहा है कहां पे? प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे क्या कहा जाएगा? लेबर या एम्प्लॉय। तो मैंने कहा था जितनी मैंने डेफिनेशन समझाई है उसके बेस के ऊपर आंसर करो, उससे आगे पीछे इफ बट मत लगाना। तो एज पर गिवन डेफिनेशन रामलाल सॉरी मिस्टर एक्स इस ऑर्गेनाइजेशन होंडा के एम्प्लॉय या लेबर है या नहीं है? चलो अब कितने बच्चे कहते हैं नहीं है, हैंड रेस करें। अभी तो दोबारा होगी ना, अरे पूरे पूरे हाँ हैंड रेस करो। कितने कहते हो कि नहीं है? और अभी भी कितने कहते हैं? ये 4-5 रह गए भाई साहब, फिर अपना प्रूफ दो कैसे है। अब ध्यान से सुनना बेटा, चलो अब आप ध्यान ध्यान से सुनना बेटा। ये सीएमए का काम क्या है? बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अब कि सर ये हमारा रामलाल जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखवाया कि सर उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए कहां पर? प्रोडक्शन प्रोसेस में। चलो अब मुझे भी नहीं पता कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपकी तरह जैसे आप कंफ्यूज हो, मान लो मैं भी हूं, तो हम टेस्ट करते हैं कि आखिर ये कंपनी में आके काम क्या करता है। कंपनी में तो आ रहा है ना रोज, कंपनी में आएगा कुछ ना कुछ तो क्या करेगा? काम। अब इसका काम क्या है और देन चेक करेंगे क्या वो काम प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं है। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है? एंगेज्ड है। और प्रोडक्शन से अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर इसका काम प्रोडक्शन प्रोसेस में ये एंगेज्ड या पार्टिसिपेट नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा इसके वर्क से कि अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो मींस प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर रहा तो फिर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट या एंगेज्ड नहीं है। तो ये पता लगेगा बेटा किससे? इसके वर्क से कि ये कंपनी में आके क्या वर्क करता है। तो पहले वर्क सोचो इसका काम क्या है, देन कोरिलेट करेंगे क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेट करता है या फिर नहीं करता। तो बेटा एक सीएमए का काम क्या होता है? आओ बेटा आज मैं आपको रियल वर्क सिखाता हूं। ये 3 एम्प्लॉई ये क्या कर रहे हैं बेटा? सर ये बाइक एक्टिवा कार बना रहे हैं। बेटा कार एक्टिवा ये जो बना रहे हैं ये बनाएंगे कितनी ये बताएगा कौन? जब तक इनको ये ना बोला जाए कि इस महीने आपने 5000 एक्टिवा बनानी है तो इन्हें क्या पता लगेगा नलायकों को बनाना कितना है? ये पहले कौन बताएगा कि कितनी बाइक या कितनी एक्टिवा कितनी कार बनानी है? ये बताएगा ये। तो सीएमए का काम होता है एस्टिमेशन लगाना कि नेक्स्ट मंथ में कितना बाइक कितना एक्टिवा कितना कार बनेगा, और एस्टिमेशन लगाना ही क्या कहलाता है बेटा? बजट कहलाता है। तो सीएमए का सबसे बड़ा काम क्या है बेटा? बजट है। यहां पे आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है बजटरी कंट्रोल। हाँ यहां भी है, ग्रुप 2 में भी है, फाइनल में भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी वहीं बीतेगी। आइए बेटा सीएमए का काम है बेटा क्या करे? एस्टिमेशन लगाए कि कमिंग मंथ में एक्टिवा कितनी बनानी है, बाइक कितनी, कार कितनी। अब बेटा ये सीएमए आप हो बेटा, कैसे एस्टिमेट लगाओगे कि अगले महीने कितना एक्टिवा बनवाएं, कितनी कार बनवाएं, कितना बाइक बनवाएं? ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास डिमांड कितनी आएगी, सेल की डिमांड कितनी होगी। ये डिपेंड किस पे करता है? डिमांड के ऊपर। तो अब बेटा अगले महीने कितना प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है डिमांड पे। अब कितनी डिमांड आएगी ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए सीएम में क्या करते हैं बेटा?
टाइम टू टाइम मार्केट में सर्वे करवाता अपने प्रोडक्ट का, और सर्वे से क्या जनरेट करता है, डेटा, और डेटा के बेस के ऊपर क्या करता है, डिमांड एनालिसिस करता है कि आज भी कितने लोग हमारी गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। देन उसके बाद जब डिमांड एनालिसिस हो गया कि कितना गाड़ी सेल हो सकता है, देन वो डिसाइड करता है कि कितना नंबर ऑफ हमारे को गाड़ी प्रोड्यूस करना है। एक्टिवा कितनी प्रोड्यूस होगी, बाइक कितनी होगी, कार कितनी होगी। तो सीएमए का काम है बेटा नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिडिक्ट करना कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा यहाँ पे यूनिट का। इसके लिए वो क्या करेगा सर, इसके लिए वो क्या करवाएगा, सर्वे करवाएगा। सर्वे से क्या निकालेगा, डिमांड कितनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करवाएगा, प्रोडक्शन। अब बेटा एज अ सीएम में आपने सर्वे करवाया, डिमांड एनालिसिस करा, और देन फोरकास्ट कर लिया कि अगले महीने एक्टिवा का हमें प्रोडक्शन करना है, मान लो बेटा 5000 यूनिट, 5000 यूनिट या 5000 नंबर एक्टिवा हमारे को बनानी है। अब बेटा ये 5000 एक्टिवा प्रोड्यूस कैसे होगी, इसकी स्ट्रेटजी भी कौन बनाएगा, सीएम में। अब स्ट्रेटजी बनाने के बाद स्ट्रेटजी में ये क्या फिक्स करेगा कि कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा। भाई इनमें से बाइक कौन बनाएगा, एक्टिवा कौन बनाएगा और कार कौन बनाएगा। तो इसने तीनों का एस्टिमेशन लगाया होगा कि बाइक का कितना बनाना है, कार का कितना बनाना है। अब ये डिसाइड करेगा स्ट्रेटजी बना के कि कितने इंप्लॉई एक्टिवा में लगाऊं, कितने इंप्लॉई को कार में लगाऊं, कितने इंप्लॉई को बाइक में लगाऊं। फिर इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाने के बाद ये इन सबको एंगेज्ड करेगा और बीच में टाइम टू टाइम जाके चेक करेगा क्या सच में जो सोचा था उतना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा भी या नहीं होगा। तो सारा दिन सीएम में क्या कर रहा है बेटा, प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है कि किसी तरीके से अगले मंथ ये यूनिट क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो इस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसने सर्वे करवाया, डिमांड एनालिसिस करी, फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ नंबर कितना होगा वो डिटरमाइन करा, स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कराई, और टाइम टू टाइम जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि जो हमने सोचा था वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो स्ट्रेटजी को रिवाइज करके स्ट्रेटजी दोबारा इंप्लीमेंट कराएगा, फिर चेक करेगा कि ये वो यूनिट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दिन भर उसका दिमाग सीएम में का बेटा किस में चल रहा है, प्रोडक्शन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा, कर रहा है। तो बेटा उसका जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से। तो दिन भर कहीं ना कहीं उसने अपने आप को पार्टिसिपेट कर रखा है किसके अंदर बेटा, किसके अंदर, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो बेटा अगर कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उस पर्सन को कंपनी का एम्प्लॉय या फिर लेबर कहा जाएगा। तो आप बताओ बेटा ये मिस्टर एक्स जो सीएम में है बेटा, मिस्टर एक्स जो सीएम में है वो इस कंपनी का एम्प्लॉय या लेबर है या नहीं बेटा, है। अभी तक तो कह रहे थे नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है बेटा आप बता दीजिए। मेरा बेटा समझाने का पर्पस ये था कि बच्चे कहते हैं सर आपने जो डेफिनेशन लिखवाई है ना, तो इसमें सर हम जैसे सीएम में तो इंक्लूड ही नहीं होते। तो बेटा सीएम में भी दिन भर वर्क करता है किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या है, एंगेज्ड है। और कोई भी पर्सन अगर कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। सेम बेटा मान लो कोई पर्सन आ गया, सीएस आ गया, सीएस आ गया। अब बताओ ये जो सीएस है, मान लो हमारे लॉ वाले सर आ गए, सीएस अरुण सर, इनको हमने होंडा कंपनी में ज्वाइनिंग दिला दी। अब ये होंडा कंपनी के एम्प्लॉय है या नहीं है सर, ये डिपेंड करेगा इनके वर्क पे कि अगर इनका वर्क प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये एम्प्लॉय होंगे, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो नहीं होंगे। अब बेटा सीएस का काम क्या होता है सर, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करना। एक बात बताना बेटा, अगर ये होंडा कंपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी ना करे तो क्या गवर्नमेंट इसको प्रोडक्शन करने देगी? तो बेटा सीएस को अपॉइंट किया जाता है कि भाई साहब हमें प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर। तो बेटा हमारे जो सीएस अरुण सर है वो भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट
हो सके। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी, वो सारी लीगल एप्लीकेशन, लीगल रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कराएगा? सीएस कराएगा। तो सीएस भी देखता रहता है इस कंपनी के लिए क्या गाइडलाइन है, उसके लिए क्या है। तो अपनी कंपनी के ऊपर जो गाइडलाइन हो रही है, जो लीगल उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसको वो क्या करता है? फुलफिल कराता है। तो कहीं ना कहीं वो भी बेटा प्रोडक्शन से ही रिलेटेड क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। उसका भी फोकस रहता है कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, उसे क्या करें? फुलफिल, ताकि उसका इजीली प्रोडक्शन हो पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे सीएस भी बेटा कहां पर एंगेज्ड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो भी क्या है बेटा? हमारे कंपनी के लेबर या फिर एम्प्लॉई है। क्लियर हुआ बेटा? तो बेटा आपको ध्यान रखना है बेटा, हर कोई वो पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर या फिर एम्प्लॉई कहा जाएगा। बस बेटा फर्क क्या था, ध्यान से समझना। फर्क क्या था इनमें, ये तीन में और इन दोनों में, सीएस, सीएसीएम में, इनमें ध्यान से देखो। ये तीन लोग बेटा डायरेक्टली क्या कर रहे थे? डायरेक्टली एंगेज्ड है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जाकर बाइक, एक्टिवा, कार खुद बना रहे हैं, पेचकस, टूल्स ले जाके, इक्विपमेंट ले जाके बना रहे हैं। तो ये डायरेक्टली एंगेज्ड है किसमें? प्रोडक्शन के अंदर। ये डायरेक्टली एंगेज ना होकर कैसे एंगेज्ड है बेटा? इनडायरेक्टली एंगेज्ड है। ये कैसे एंगेज्ड है? इनडायरेक्टली एंगेज्ड है। तो बेटा कंपनी में देखो कुछ वर्कर क्या है? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली। अब बेटा जो वर्कर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है उसे बोला जाता है डायरेक्ट वर्कर। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वर्कर। और जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट वर्कर। तो कंपनी के अंदर बेटा, कंपनी के अंदर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में दो ही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करोगे या इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली कर रहे हो तो आप कौन हो? डायरेक्ट वर्कर या डायरेक्ट एम्प्लॉई। अगर आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो तो इनडायरेक्ट लेबर। तो कंपनी के अंदर बेटा दो ही तरह की लेबर होती है, टू टाइप्स ऑफ लेबर। कौन कौन सी बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन है बेटा? जो डायरेक्टली एंगेज है प्रोडक्शन में। इनडायरेक्ट कौन है? जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में, वो क्या है? इनडायरेक्टली है। तो अल्टीमेट कंपनी में बेटा कितने टाइप के इंप्लॉई या वर्कर होते हैं? दो तरह के बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, लिखो नेक्स्ट। हैशटैग आ गया, आजकल तो दुनिया ही हैशटैग पे बेटा। आइए नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ लेबर। टाइप्स ऑफ लेबर, दो तरह की लेबर होती है बेटा। दो तरह की लेबर है बेटा हमारे पास, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। लेबर बोल दो, इंप्लॉई बोल दो, वर्कर बोल दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर किसे बोला जाएगा? डायरेक्ट लेबर लिखिए, डायरेक्ट लेबर मींस दोज वर्कर which are directly engaged in production process. Direct worker या direct labor means those worker which are directly engaged in production process. Indirect labor किसे बोला जाएगा? means those workers which are not directly engaged in production but helps in production.
तो डायरेक्ट लेबर कौन है बेटा? वो वर्कर जो डायरेक्टली एंगेज है प्रोडक्शन में, वो डायरेक्ट लेबर। और जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे सीएम में बेटा, सीएम में ने स्ट्रेटजी बना के दे दी, क्या सीएम में स्ट्रेटजी बनाने के बाद खुद जाकर प्रोडक्शन करेगा? नहीं, उसने स्ट्रेटजी बना दी। अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते समय इंप्लॉई को कोई दिक्कत आ रही है, तो बेटा उनकी हेल्प जाकर कौन करेगा? सीएम में। तो सीएम में क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कराने में उनकी हेल्प कर रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको इतनी यूनिट बनानी है, आपको उतनी यूनिट बनानी है, सबको असाइन करना, जिससे कि क्या हो, उनका काम आसान हो जाए। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आएगी तो उनकी हेल्प कौन करेगा? जाके सीएम में। तो सीएम में खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बट प्रोडक्शन में क्या कर रहा है बेटा? हेल्प कर रहा है। तो जो पर्सन डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं है प्रोडक्शन में, बट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर बोला जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। कुछ एग्जाम्पल भी हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूं बेटा, तो ध्यान से सुनना। डायरेक्ट लेबर का मतलब मैंने क्या बताया बेटा? सर वो वर्कर जो डायरेक्टली एंगेज्ड है प्रोडक्शन के अंदर। मान लो बेटा मेरी फर्नीचर यूनिट है, मेरे यहाँ पे ये टेबल चेयर बेड सोफा ये बनता है। तो जो पर्सन बेटा ये टेबल बेड सोफा चेयर बना रहा है, वो मेरी क्या है? डायरेक्ट लेबर। उसे क्या बोलते हैं बेटा जो एंगेज्ड होता है बनाने में? नेम क्या है उसका? कारपेंटर। मेरी कंपनी में जो बना रहा है बेटा ये टेबल सोफा बेड, सोफा बेड और तुम्हारा डाइनिंग टेबल वगैरह, तो बेटा वो कौन पर्सन होगा जो बनाएगा? कारपेंटर। तो बेटा कारपेंटर इन फर्नीचर यूनिट क्या है? वो क्या है बेटा? डायरेक्ट वर्कर है। तो पहला आ गया बेटा, लिखिए लिखिए बेटा, कारपेंटर इन फर्नीचर यूनिट। तो फर्नीचर यूनिट के अंदर बेटा हमारा डायरेक्ट वर्कर कौन होगा? कारपेंटर होगा। अगर मान लो बेटा मेरा फर्नीचर यूनिट की जगह रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, तो रेडीमेड गारमेंट में क्या होता है बेटा? जीन्स टी शर्ट बनती है, और कौन बनाता है? टेलर। तो टेलर क्या है बेटा? रेडीमेड गारमेंट के लिए डायरेक्ट वर्कर है। लिखो बेटा सेकंड एग्जांपल, टेलर इन रेडीमेड गारमेंट यूनिट्स। मान लो बेटा मेरा मिठाई का दुकान है, तो मिठाई कौन बनाता है बेटा? हलवाई। तो हलवाई मिठाई की दुकान में, नमकीन की दुकान में क्या होगा? डायरेक्ट लेबर। लिखिए बेटा हलवाई इन स्वीट शॉप। अगर बेटा मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग बनाने का काम है, तो जो वर्कर बिल्डिंग बना रहे हैं, जिन्हें आप मिस्त्री बेलदार बोलते हो, वो सब क्या है मेरे? कौन सी लेबर? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो डायरेक्टली एंगेज्ड है किसमें? कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा। तो ये लिखो बेटा पर्सन एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क या कंस्ट्रक्शन यूनिट। तो बेटा अगर मेरा कंस्ट्रक्शन यूनिट है, तो मेरे यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है? सर आप बिल्डिंगें बनाते हो, तो मेरा आउटपुट मेरी यूनिट क्या है? बिल्डिंग। और उसे कौन बनाता है? सर वो मिस्त्री बेलदार। तो वो मिस्त्री बेलदार मेरे लिए क्या है बेटा? डायरेक्ट लेबर है बेटा। इसी तरह से बेटा कुछ इनडायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल सोचो। लिखो हेल्पर, सुपरवाइजर एंड सिक्योरिटी गार्ड। हेल्पर, सुपरवाइजर एंड सिक्योरिटी गार्ड। बेटा हेल्पर, बेटा हेल्पर का काम क्या होता है? हेल्पर का काम क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। यहां देखो,
ये हमारा है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये है मेरा स्टोर गोडाउन। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब मेरे वर्कर काम करेंगे तो उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। अब मटेरियल आएगा कहां से? स्टोर से। तो क्या बेटा वो वर्कर जो मेरा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वो स्टोर तक खुद जाएंगे, रॉ मटेरियल उठा के लाएंगे? तो हमने उनको क्या करा, एक पर्सन दे दिया कि अगर आपको मटेरियल चाहिए इस पर्सन को बोलो, ये आपके लिए जाएगा मटेरियल लेकर आएगा। कोई टूल्स चाहिए ये लेकर आएगा। जब आप फिनिश गुड्स बना दोगे तो उसको डिपॉजिट करा के आएगा कहाँ पे? स्टोर में। तो बेटा ये पर्सन इनको देखो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। मटेरियल चाहिए तुरंत ला के दे दिया, कोई टूल्स इक्विपमेंट चाहिए तुरंत ला के दे दिया, फिनिश गुड्स बन गया तुरंत जाके डिपॉजिट कराया। अगर ये ना हो बेटा तो किसी दिन ये छुट्टी पे चला गया तो बेटा उस दिन सोचो मेरे वर्कर को, डायरेक्ट वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है, खुद जाकर रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, खुद जाके टूल्स लाने पड़ेंगे, खुद जाके फिनिश गुड डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब देखो बेटा वो बेचारा सुबह से काम कर रहा था, सुबह से काम कर रहा है, फिनिश गुड बन गए, अब काम छोड़ के उठा के बेचारा जमा कर डिपॉजिट कराने जा रहा है। तो बेटा अगर जब वो डिपॉजिट कराने जा रहा है उस टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन उसे बंद करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। यही हेल्पर होता तो प्रोडक्शन क्या चलता रहता? कॉन्टिन्यूशन में। तो कहीं ना कहीं हेल्पर प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूशन में, प्रोडक्शन चलता रहे उस प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो हेल्पर खुद कभी प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड वर्कर की प्रोडक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए उसे क्या बोला गया बेटा? इनडायरेक्ट वर्कर या इनडायरेक्ट लेबर बोला गया। सुपरवाइजर, इसका काम क्या होता है बेटा? सुपरवाइजर का काम क्या है? उनको सुपरवाइज करता है। क्या करता है वो सुपरवाइज में? बेटा मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, 50 लोग काम कर रहे हैं। अब हो सकता है वर्कर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दे, तो सुपरवाइजर क्या करता है बेटा? नजर बना के रखता है कि कोई वर्कर स्लो काम करेगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा। तो प्रोडक्शन एक कॉन्टिन्यूअस लेवल पे चलता रहे तो सुपरवाइजर सुपरविजन करता है कि लेबर सारी काम कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा, किसी भी एम्प्लॉई का या वर्कर का मटेरियल खत्म होने वाला है, सुपरवाइजर की निगरानी में होता है। सुपरवाइजर पहले ही उसके लिए क्या करता है? मटेरियल मंगवा लेता है, जिससे उसको 1 मिनट भी मटेरियल के लिए वेट ना करना पड़े। क्योंकि अगर 1 मिनट भी वेट करा तो 1 मिनट के लिए प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने में, कंटिन्यूशन रखने में सुपरवाइजर भी क्या कर रहा है? हेल्प करता है। वो पूरी निगाहें टिका के रखता है कि किसका मटेरियल खत्म हो रहा है उसके लिए पहले मंगवा दो, टूल्स किसका खराब होने वाला है क्योंकि पता लग जाता है 1-2 सेकंड पहले, फटाफट भेज के मंगवा लो। तो वो क्या करता है? प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है कि फॉर अ सिंगल मिनट भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। तो सुपरवाइजर खुद कभी प्रोडक्शन नहीं करता, बट प्रोडक्शन में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। सिक्योरिटी गार्ड बेटा, ये क्या करता है? सर सिक्योरिटी गार्ड जब कंपनी में लोग आते हैं ना वर्कर, उनकी क्या करता है? चेकिंग। जाता है तो क्या करता है? चेकिंग। क्यों करता है? अब ध्यान से देखो बेटा, क्यों क्यों करता है चेकिंग? मान लो आज हमने सुबह सुबह बेटा 1000 किलो मटेरियल मंगवाया। अब 1000 किलो मटेरियल आ गया। अब इसमें से मान लो बेटा आज कंज्यूम्ड हो गया कितना? 600 किलो। तो हमारे हिसाब से कंपनी में कितना पड़ा हुआ है? 400 किलो। अब शाम को जब ये वर्कर जा रहे थे बेटा, इन्होंने क्या करा? मटेरियल उठा के, टूल्स वगैरह उठाए, जिम में डाल लिए। कहा बाहर ले जाके बेचेंगे और क्वार्टर का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। ये जितने भी वर्कर होते हैं बेटा, मैकेनिक वगैरह, ये रोज क्या करते हैं बेटा? ये रोज ही ड्रिंक करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये इनको बस कहीं ना कहीं से अपने क्वार्टर का कहीं ना कहीं से क्या करना है? जुगाड़ करना है। तो ये करते क्या है बेटा? अगर हमारा सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो ये क्या करेंगे? टूल्स इक्विपमेंट मटेरियल उठा के ले जाएंगे, बाहर जाके बेच देंगे और अपने क्वार्टर का जुगाड़ कर लेंगे। अब पता लगा जी 400 में से ये 300 किलो उठा के ले गए और इस बात की हमें पता ही नहीं है।
हमारे अकॉर्डिंग तो कंपनी में कितना मटेरियल है, 400 किलो। अब कल हम सुबह आए और बोला प्रोडक्शन स्टार्ट करो, तो लेबर बोली सर मटेरियल ही नहीं है उतना। तो बेटा आप आनन फानन में क्या करेंगे, मटेरियल मंगवाएंगे। तो मटेरियल आने में अगर 1 घंटे का समय लगा तो 1 घंटे तक मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रख लूं अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड रख लूं, वो हर एक एम्प्लॉय का बेटा जाते समय क्या करेगा, चेकिंग करेगा, तो क्या कोई चोरी होगी, तो अगले दिन क्या प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, नहीं। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जिससे कि मटेरियल चोरी ना हो। और क्योंकि अगर चोरी हो गया तो प्रोडक्शन कुछ पीरियड के लिए क्या होगा, रुक जाएगा, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूएशन में रहे, इसमें भी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, चलो जाते समय तो चेकिंग करनी चाहिए कि कोई उठा के ना ले जाए, ये एंट्री में क्यों करता है कि कोई उठा के मटेरियल कंपनी को ला के दे देगा, घर से टूल्स उठा के लाएगा, ले कंपनी तू ले ले। एग्जैक्टली कोई इलीगल वेपन ना आ जाए, पता लगे रात को क्वार्टर पिया था सुबह उतरा ही नहीं, तमंचा लेके आ गया, कह रहा आज कराऊंगा तमंचे पे डिस्को, और ला के कंपनी में तान दी, डायरेक्टर को कह रहा करा सबको तमंचे पे डिस्को। अब वो 2 घंटे तक जब तक उसकी उतरेगी नहीं, सब लोग तमंचे पे डिस्को करते रहेंगे, तो 2 घंटे के लिए प्रोडक्शन बेटा डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ऐसे ही कोई एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट लेके आ जाए, ब्लास्ट ही कर दे कंपनी में, छोटा सा भी ब्लास्ट होगा तो वो अलार्म बज जाएंगे, फायर अलार्म, आनंद फानंद में 1-2 घंटे के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ऐसा कोई ना हो, प्रोडक्शन कंटिन्यूएशन में चलता रहे, इसलिए वो एंट्री और वापस जाते समय दोनों की क्या करता है, आपकी चेकिंग करता है। क्यों करता है, ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यूएशन में चलता रहे। आइए बेटा नेक्स्ट लिखो, पर्सन एंगेज्ड इन, सर हमें तो भूल ही गए, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर मेन तो हम ही थे, हम तो अपने नाम का इंतजार कर रहे थे। पर्सन एंगेज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं। तो यहां पे बेटा काम ही कौन करता है, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीएस वगैरह, और ये सब क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन के ही रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन से ही रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो बेटा अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो ये क्या है, कंपनी की लेबर है, बट ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। तो ये क्या बनेगा, इनडायरेक्ट लेबर बनेगा बेटा। आइए बेटा इसके बाद लिखो बेटा हमारा, पर्सन एंगेज्ड इन R&D डिपार्टमेंट, पर्सन एंगेज्ड इन R&D डिपार्टमेंट, पर्सन एंगेज्ड इन R&D डिपार्टमेंट। बेटा ये R&D डिपार्टमेंट के लोग करते क्या है, सर ये रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, जैसे आईफोन 14, 15, 16 प्रो, तो कुछ ना कुछ पहले वाले से क्या लेके आते हैं, एडवांस फीचर लेके आते हैं प्रोडक्ट में। तो ये एडवांस फीचर का इनोवेशन करना ही कौन करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम करती है। अब बेटा दुनिया में सबसे पहली जो कार बनी ना, उस कार में एसी नहीं था। दुनिया में जो पहले कार बनी सबसे, उसमें एसी नहीं था। बाद में लोगों को कार में क्या लगनी शुरू हुई, गर्मी, तो फिर उन्हें लगा कि गाड़ी में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। अब गाड़ी में एसी कहाँ पे लगेगा, उसकी फिटिंग कैसे होगी, ये सारा काम किसका बेटा, रिसर्च डिपार्टमेंट का है। उन्होंने गाड़ी के हर जगह पे बेटा एसी लगा के देखा कि कहाँ से बेस्ट कूलिंग गाड़ी के अंदर आ रही है, तो उन्हें वो डैशबोर्ड में जाकर मिली कि डैशबोर्ड में एसी को क्या करो, फिट कर दो, जिससे सीधा हर एक पर्सन के ऊपर क्या होगा, एयर आएगी, हवा आएगी। तो डैशबोर्ड की उन्होंने जगह चुनी। फिर एसी की वो वर्क कैसे करेगा, फिटिंग कैसे होगी, सारा डिजाइन किसने करा, R&D डिपार्टमेंट की टीम ने। जब उन्होंने 2-4 कार में लगाकर टेस्ट कर लिया और फाइनल हो गया कि हाँ एसी यहीं लगेगा और उसकी फिटिंग इस तरीके से की जाएगी, अब देन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर वर्कर को समझा देंगे कि आपको एसी कहाँ लगाना है और उसकी फिटिंग
कैसे होगी। अब बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंगेज्ड वर्कर ही क्या करेंगे, कार बनाते समय एसी लगाएंगे, या एसी लगाने के लिए आर&डी की टीम आएगी, वर्कर ही लगाएंगे क्योंकि उनको समझा दिया गया है। अब बेटा वर्कर को वो समझा के चले गए, और अगर वर्कर को मान लो इनके समझाने के बाद भी एसी फिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा फिर वो किसकी हेल्प लेगा, आर&डी की टीम की। तो आर&डी की टीम आएगी और उनको प्रोडक्शन करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आर&डी की टीम खुद प्रोडक्शन नहीं कर रही, लेकिन प्रोडक्शन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो आर&डी की टीम के लोग भी क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वर्कर है, इनडायरेक्ट वर्कर है बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। देखो सबसे पहले बेटा अभी तक मैंने आपको क्या बताया, लेबर किसे कहते हैं बेटा, लेबर किसे कहते हैं, हर एक वो इंसान या पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर कहा जाएगा। पार्टिसिपेशन दो तरीके से है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है वो डायरेक्ट वर्कर, और जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है वो इनडायरेक्ट वर्कर। इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट का मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, बस क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी।